हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। मीनिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। अब जानते हो ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जब आप एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो कि मार्केटेबल सिमिलर पोजीशन में होते हैं उनको प्रोड्यूस कर लेते हो, वो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। सिमिलर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना लेते हो तो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर आप उसी प्रोडक्शन प्रोसेस में छोटे छोटे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत कम होती है उनको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या फर्क है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में? ज्वाइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जब एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस में निकलते हैं लेकिन उनकी जो मार्केटेबल वैल्यू कंपेरेबल होती है, एक जैसे ही होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे। जैसे आपने क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की, पेट्रोल निकल आया, कैरोसिन डीजल निकल आया और आपकी नेचुरल गैस निकल आई। ये सब क्या आपके एक तरीके से ज्वाइंट प्रोडक्ट है क्योंकि एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से निकले और वो मार्केटेबल वैल्यू भी उनकी सेम ही है। अगर इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में छोटे छोटे प्रोडक्ट निकल आते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत कम होती है मेन प्रोडक्ट के मुकाबले में, उनको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो मेन प्रोडक्ट के लिए करते हैं, बाय प्रोडक्ट तो अपने आप साथ साथ आ जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये बात करेंगे कि जो कॉमन कॉस्ट आती है हमारी, कॉमन कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन की कॉमन कॉस्ट, जिसमें हमारे मटेरियल प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस में आपका मटेरियल आता है, लेबर कॉस्ट आ जाती है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब आप जोड़ते हो तो ये आपकी टोटल प्राइम कॉस्ट होती है। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो तो ये आपकी क्या हो जाती है? टोटल कॉस्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को आप जितने भी प्रोडक्ट बने उनमें डिवाइड करना होता है। अब प्रोडक्ट तो आपके तीन बन गए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, और इनके अलावा आपके बाय प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो इस कॉमन कॉस्ट को, इसको ज्वाइंट कॉस्ट या कॉमन कॉस्ट बोलते हैं, इस कॉमन कॉस्ट को अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे बांटोगे आप, वो इस चैप्टर में हम सीखोगे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉमन कॉस्ट अमंग प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अगर ये आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो इनको कैसे बांटोगे? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि अब इस कॉस्ट को इन प्रोडक्ट में किसी ना किसी बेसिस के ऊपर बांटा जाए। फिर इनसे इनकी कॉस्ट आ जाती है। फिर आप इनको थोड़ा बहुत फर्दर प्रोसेस भी करते हो, ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हो, उसको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जुड़ती है और फिर बाद में इसकी टोटल कॉस्ट आती है। फिर आप इनको सेलिंग प्राइस के ऊपर बेच देते हो। तो यहाँ पर किस तरीके से ये ज्वाइंट कॉस्ट इन तीनों पार्ट्स में बांटी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्योंकि ये जो ज्वाइंट कॉस्ट होती है ये बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है और ये आपकी ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है। तो बाय प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटोगे ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में, तो उस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सेपरेट हुए होते हैं और जो एक मेजर प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू कंपेरेबल होती है, मार्केट में उनकी इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जिनके लिए मेन प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्शन कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलते हैं। जो बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये छोटे मोटे स्क्रैप होते हैं, इनकी सेल वैल्यू भी होती है और कई बार ये स्क्रैप भी होता है। ये अनइंटेंशनल प्रोडक्ट है जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें मिल जाते हैं, हम इनके लिए प्रोडक्शन कर नहीं रहे होते, हालांकि इनकी भी हम कॉस्टिंग करते हैं बट ये अपने आप निकल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा मोलासेस के बारे में, जब हमने बात करते हैं हम लोग कि एक गन्ने की प्रोसेसिंग करते हैं तो मोलासेस निकल आता है, या जब आप ऑयल की प्रोसेसिंग करते हो क्रूड ऑयल की तो आपका जो कैरोसिन ऑयल निकल आता है। कैरोसिन ऑयल तो आई गेस मेन प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो छोटे मोटे प्रोडक्ट निकल आते हैं, वैक्स निकल आती है, वो सब क्या होते हैं? आपके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ज्वाइंट प्रोडक्ट आर इक्वल इंपॉर्टेंस वेयर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक वैल्यू, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू स्मॉल होती है। ज्वाइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट द बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इंसिडेंटली इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट। हम बाय प्रोडक्ट के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो जस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है को प्रोडक्ट्स। को प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये सिमिलर जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस से क्रिएट होते हैं। ये जो को प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर नॉट कम आउट ऑफ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये होते एक जैसी है। जैसे हमने गेहूं उगा लिया और दूसरी उसी टाइप की कोई फसल, आधे खेत में गेहूं उगा लिया, आधे खेत में दूसरी फसल उगा ली है, वो सिमिलर जैसी क्रॉप्स हैं लेकिन वो एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से पैदा नहीं हुए हैं, तो उनको आप ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, उनको हम को प्रोडक्ट बोलेंगे।
वो कंटेम्प्रेरी होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनकी यूसेज भी सिमिलर जैसी ही होती है, बट क्योंकि वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस से निकल के नहीं आते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से आते हैं, इसलिए उनको को प्रोडक्ट बोलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट आर यूज्ड नॉर्मली यूज्ड सिनोनिमसली in common parallels, but strictly speaking a distinction can be made between two. Co-product may be defined as the two products which are contemporary, similar जैसे हैं, but do not emerge necessarily from the same material in the same process. वो same material और same process से पैदा नहीं होते हैं। For instance, wheat and gram produced in two separate farms with separate processing of cultivation are the examples of co-products. Similarly, timber boards made from different trees are co-product. different लकड़ी के अपने टिम्बर बोर्ड्स बना लिए, तो वो आपके कंटेम्परेरी है, एक जैसी हैं, बट वो एक अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से निकले हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? को प्रोडक्ट बोलेंगे। वो आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं होंगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक ही प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, एक ही कॉमन प्रोसेस में उसके ऊपर काम हो रहा है, फिर वहां से 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट निकल के आते हैं, दोज प्रोडक्ट आर कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। और को प्रोडक्ट आर नॉट ज्वाइंट प्रोडक्ट, वो अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं लेकिन कंटेम्परेरी होते हैं। आपके पास लैंड है, उसके 2 हिस्से कर लिए, एक फसल यहाँ पे उगा ली, एक फसल आपने यहाँ पर उगा ली, दोनों के मटेरियल इनपुट अलग अलग होगा, लेबर अलग अलग लगेगी, लेकिन ये कंटेम्परेरी है, एक ही प्रोसेस में निकल के आ गए हैं, तो आपके ये को प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, चलिए अब आप ज्वाइंट कॉस्ट को आप ज्वाइंट प्रोडक्ट में कैसे बांटोगे? सबसे पहले तो जो आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट आती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है आप जानते हो। हमने यहाँ पढ़ के आए थे, ज्वाइंट कॉस्ट में मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट से आपके पास ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट भी आ जाते हैं और फिर आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट भी आती है। बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाय प्रोडक्ट की सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है। बाय प्रोडक्ट को की जो भी रिलाइजेबल एनआरवी होती है वो निकाल लेते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, और वो आपको इस ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, और बाकी की जो ज्वाइंट कॉस्ट होती है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांट दी जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब इसी ज्वाइंट कॉस्ट से आपके पास बाय प्रोडक्ट भी आ गया और इसी ज्वाइंट कॉस्ट में आपके पास ज्वाइंट प्रोडक्ट भी आ गया। ज्वाइंट बाय कॉस्ट की जगह यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास एक बाय प्रोडक्ट आ गया और इसी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके पास ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट की जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो पता कर लेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि अब ज्वाइंट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट में ही बांटा जाए, क्योंकि बहुत छोटा प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। बाय प्रोडक्ट की आप क्या निकालोगे? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती है? बाय प्रोडक्ट कितने में बिकेगा उसकी वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, वो माइनस करने पर जो आएगा वो, या जो भी आएगा उसमें अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज देना है वो माइनस कर दो, तो ये आपके पास बाय प्रोडक्ट की एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। इस नेट रिलाइजेबल वैल्यू को आप ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करोगे और माइनस करके जो आएगी ज्वाइंट कॉस्ट वो आप ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांटोगे। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। ज्वाइंट कॉस्ट में से पहले एनआरवी ऑफ ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट माइनस करोगे, बाय प्रोडक्ट की एनआरवी निकालेंगे। एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस ले लो, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस बाय प्रोडक्ट कितने का बिकेगा अगर वो बिकता है तो, और अगर प्रोसेस करके बिका है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी होगी, वो माइनस कर दीजिए, और फिर अगर आपने उसको बेचने पे कमीशन या ब्रोकरेज पे किया वो भी माइनस कर दीजिए। जो बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। उस नेट रिलाइजेबल वैल्यू को आप ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए और जो बचेगा उसको आप ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांट दीजिए। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट में इस कॉस्ट को कैसे बांटना है उसके मेथड्स हैं। हमने बाय प्रोडक्ट के ऊपर और भी टॉपिक पढ़े थे, बट उसको इग्नोर कर सकते हो आप। आपको सिर्फ बाय प्रोडक्ट के लिए ये वाली अकाउंटिंग याद रखनी है। पेपर के लिए आपको बाय प्रोडक्ट के लिए ये वाली अकाउंटिंग याद रखनी है कि बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। क्लियर है? उसके बाद जो ज्वाइंट कॉस्ट आएगी वो किस तरीके से आप अलग अलग, अब बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट तो हो चुकी है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट में से हमने एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दी। माइनस करने पर जो कॉस्ट आ गई उसको आपने अलग अलग मेथड से आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट में बांट देने हैं, एबीसी। ठीक है? वो मेथड कौन कौन से होंगे? फिजिकल यूनिट मेथड हो सकता है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड हो सकता है, टेक्निकल एस्टिमेशन मेथड हो सकता है, सम अदर मेथड में मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन हो सकता है, देन मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हो सकता है, देन एवरेज यूनिट मेथड हो सकता है, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड हो सकता है। दीज आर द मेथड
जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इस ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं अमंग द ज्वाइंट प्रोडक्ट। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल यूनिट मेथड में हम आउटपुट की रेशियो ले लेंगे। ये देखिए आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट ए के इतने यूनिट बने हैं, बी के इतने यूनिट बने हैं और सी के इतने यूनिट बने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में बताया होता है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, जो मेथड बोला गया वही फॉलो करना है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो हम देख लेंगे कौन सा मेथड बेस्ट सूट कर रहा है प्रेजेंट केस में, उसी मेथड के ऊपर हम लोग कर देंगे। ज्यादातर एनआरवी लोग फॉलो करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो। ठीक, ये यूनिट दे रखे हैं, आप इसको इनकी रेशियो में बांट दीजिए और वही आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट हो जाएगी ईच प्रोडक्ट की। देखो नॉर्मल लॉस 20% ऑफ इनपुट है, ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 1 लाख है। ए के बने कितने, 10,000 यूनिट, बी के बने 12,000 और सी के बने 18,000 यूनिट। आपने क्या किया, आपने सीधा ही इनको उठाया। नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हमने कोई नहीं करनी है, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन, एक में नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट की हुई है, एक में नहीं की हुई है। एक क्वेश्चन में पता क्या किया, ऐसे किया हुआ है, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बताया होगा, उसी के नीचे बता रखा है, चलो कोई बात नहीं। 2 ऑल्टरनेटिव्स है और एक क्वेश्चन में एक ऑल्टरनेटिव से किया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे ऑल्टरनेटिव से किया हुआ है, दोनों से आंसर सेम आता है। तो आप एग्जाम में जैसा मर्जी ऑल्टरनेटिव फॉलो कर लेना। आपके पास 1 लाख यूनिट है, सॉरी 1 लाख है और ए के इतने यूनिट बने, बी के इतने यूनिट बने, सी के इतने यूनिट बने। 20% इनपुट का नॉर्मल लॉस है आपका। आपको नॉर्मल लॉस को इग्नोर करना है और जो भी खर्चे आने हैं इन्हीं यूनिट्स में बांटने हैं, इनकी रेशियो में। ए के 10,000 है, बी के 12,000 और सी के 18,000 है। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को आप ए बी सी में इनकी यूनिट्स की रेशियो में बांट देना है। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। आउटपुट देखो, ए का 10,000 यूनिट है, बी के 12,000 यूनिट्स हैं और सी का 18,000 यूनिट्स हैं। टोटल को आपने 1 लाख को इन्हीं की रेशियो में बांट दिया, तो ए की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 25,000, बी की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 30,000 और सी की ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 45,000। क्लियर है? ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव आपका 1 है। ऑल्टरनेटिव सेकंड क्या है, आपके पास नॉर्मल ऑफ 20% ऑफ इनपुट। इनपुट हमें मालूम नहीं तो इनपुट हम निकाल लेते हैं। टोटल ये कितना बना है देखना जरा, जोड़ के 10, 20, 30, 40,000 बना। 40,000 ये फिनिश प्रोडक्ट है, 20% का लॉस हो चुका है, तो इसका मतलब 100/80 है ये। इसका मतलब आपका इनपुट कितना है, 50,000 यूनिट्स का। आपका नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 10,000 यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस हो गया। तो दूसरे ऑल्टरनेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल लॉस को इन फिनिश गुड्स में बांट देते हैं और जो ग्रॉस आउटपुट आता है उसकी रेशियो में बांट देते हैं। आंसर सेम आएगा आपका। ये आपके पास नेट आउटपुट है एबीसी का, जो 10,000 का नॉर्मल लॉस हुआ उसको भी आपने इन्हीं की रेशियो में बांट दिया। ए के इससे लॉस आया 2500 का, बी के इससे 3,000 का लॉस आया और सी के इससे 4,500 का लॉस आया। तो एज ए रिजल्ट ग्रॉस आउटपुट ए का इतना आ गया, बी का इतना आ गया, सी का इतना आ गया। आप जो ये टोटल आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है 1 लाख की, इस ग्रॉस आउटपुट की रेशियो में बांट दीजिए, योर आंसर विल बी सेम। तो आप आपके स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन किया गया वो सेकंड ऑल्टरनेटिव से किया गया और शायद आरटीपी एमटीपी का जो क्वेश्चन है वो ऑल्टरनेटिव 1 से किया गया। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 10 लाख की दे रखी है, एग्जांपल है। ज्वाइंट प्रोडक्ट आपके ए के इतने हैं, बी के इतने हैं और सी के इतने हैं। बाय प्रोडक्ट आया आपका 1000 का, उसका एनआरवी 10 पर यूनिट है। तो आपने क्या करना है, ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। सबसे पहले ट्रीटमेंट आपने किसकी करनी है, बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट पहले करनी है। ज्वाइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट का एनआरवी माइनस कर दीजिए, जो बचेगी ज्वाइंट कॉस्ट उसको अपने एबीसी में उनके आउटपुट की रेशियो में बांट देना। वही किया हुआ है इन्होंने। ये देखो ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 10 लाख है, आपने बाय प्रोडक्ट का एनआरवी जो कि 10,000 बनेगा वो माइनस कर दीजिए। 9,90,000 को प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी की फिजिकल आउटपुट की रेशियो में बांट देना है। क्लियर है? चलिए, ये आपका पहला मेथड खत्म हो गया। सेकंड मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर चीजें अलग होती है, जहां पर हम ज्वाइंट कॉस्ट होती है, इनकड होती है, जहां पे चीजें सेपरेट होती है। ए अलग होता है, बी अलग होता है, सी अलग होता है। जहां पर वो फर्स्ट टाइम अलग अलग हो रहे होते हैं वो आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है। तो जितने भी आपके ज्वाइंट प्रोडक्ट है उनकी हम लोग क्या निकालेंगे, एनआरवी निकाल लेंगे एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। सर वो कैसे आएगी, सिंपल है। 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए, इनकी एनआरवी कैसे निकलेगी, आपकी फाइनल सेल वैल्यू ले लीजिए, जिस प्राइस पर वो फाइनली बिकेंगे। फाइनल सेल वैल्यू जिस प्राइस पर वो फाइनली बिकेंगे वो ले लीजिए। अब इनको बेचने के लिए आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, वो माइनस कर दीजिए। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह आपने अगर इनकर किया होगा वो माइनस कर दीजिए। तो ए की नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, बी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी एंड सी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। इसकी रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को
बांट देना है। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द जॉइंट कॉस्ट। क्लियर है? एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा होगा, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जैसे भी है बांट देना आपने। एनआरवी मैंने आपको बता दिया है, स्टडी मटेरियल में एनआरवी निकालने के लिए प्रॉफिट भी माइनस किया हुआ है, तो आपने वो नहीं फॉलो करना। स्टडी मटेरियल में एनआरवी निकालते समय उन्होंने प्रॉफिट भी माइनस किया, तो आपने वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ए बी सी आपके प्रोडक्शन है, इसके ए के 10,000 यूनिट्स है, बी के 5,000 यूनिट्स है, एनसी के 2,000 यूनिट्स है। फाइनल सेल वैल्यू 20 पर यूनिट, 50 पर यूनिट एंड 100 पर यूनिट, ये आपकी क्या है? फाइनल सेल वैल्यू है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकी इतनी है, इनकी इतनी है और इनकी इतनी है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ए की इतनी है, बी की इतनी है और सी की इतनी है, और आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है जो 2 लाख है। कैलकुलेट द शेयर इन ज्वाइंट। सबसे पहले आप एनआरवी निकालोगे एबीसी की, एबीसी का आउटपुट है, फाइनल सेल वैल्यू है कि 2 लाख है, बी की आपकी 2,50,000 है और सी की 2 लाख है। आप उसमें से क्या माइनस करोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की कितनी है? जिसकी दी है माइनस कर देना, जिसकी नहीं दिया वो माइनस नहीं होगी, वो माइनस कर दोगे। और फिर आप ए की सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बी की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सी की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दीजिए। ए की एनआरवी आ गई, बी की एनआरवी आ गई एंड सी की एनआरवी आ गई। इसकी रेशियो में आपने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देना है। ए के इससे इतना आ गया, बी के इससे कितना आ गया और सी के इससे इतना आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब देखिए, ये टेक्निकल एस्टिमेशन वाला मेथड आप अगर क्वेश्चन बताएगा तो वैसे ही कर देंगे, इसका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई नहीं है। अगर क्वेश्चन बताएगा दिस इज हाउ यू टू डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वैसे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, अदर मेथड में मार्केट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था? एनआरवी यूज किया था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और ये है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ सेपरेशन का मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? सपोज करो ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है, यहां से ए आ गया और ये आ गया बी आ गया और ये आ गया आपका सी आ गया। अगर ए को बिना फर्दर प्रोसेसिंग के बेचा जा सकता है तो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, इसको पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। अगर बी को बिना फर्दर प्रोसेस किए अगर आप बेच सकते हो तो बी का पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सी को अगर बिना फर्दर प्रोसेस किया बेच सकते हो तो सी की पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे मार्केट वैल्यू आएगी। इनकी मार्केट वैल्यू की रेशियो उठा लीजिए, इनकी ए की मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे पता कर लीजिए। याद रखना, बिना फर्दर प्रोसेसिंग के बेचना है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे मार्केट वैल्यू का मतलब बिना फर्दर प्रोसेसिंग ही हमने ए को बेच दिया, बी को बेच दिया और सी को बेच दिया। अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो फिर तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। हमने पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे मार्केट प्राइस लेना है, तो ए का मार्केट प्राइस ले लो, बी का मार्केट प्राइस ले लो एंड सी का मार्केट प्राइस ले लो। पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे दिया होगा, उनकी जो रेशियो आएगी उसमें आपने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है, बुक में अजीब से तरीके से किया हुआ, बट जैसे मैंने आपको करवाया आप वैसे कर दीजिए। ठीक है, चलेगा। ए प्रोडक्ट इन्होंने टोटल ले लिया ना, टोटल रेवेन्यू में ज्वाइंट कॉस्ट की फ्रैक्शन ले ली, परसेंटेज निकाल ली, पहले रेशियो में नहीं बांटा। इन्होंने बोला मान लीजिए 10 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट है और सेपरेशन पॉइंट पे तीनों की मार्केट वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ है या 20 लाख है, 20 लाख है। ठीक है, इंटू 100 50% हो गया। तो हर एक की ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा कितना होगा? उनकी जितनी मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन उसका 50%। ऐसे भी कर सकते हो आप। इन्होंने पहले मल्टीपल फैक्टर निकाल लिए, कैसे? ज्वाइंट कॉस्ट चेक कर ली कितनी है टोटल, और फिर यह पता कर लिया कि जितने भी आपके पास ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं उनकी सेपरेशन पॉइंट के ऊपर मार्केट वैल्यू, याद रखना सेपरेशन पॉइंट पर मार्केट वैल्यू कितनी है, उनको जोड़ लिया, टोटल आ गया। इससे परसेंटेज पता लगेगी, दैट इज कॉल्ड 50, जो भी परसेंटेज आएगी। तो हर प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेपरेशन के ऊपर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी परसेंटेज है, मल्टीपल फैक्टर है, और आपकी ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी ईच प्रोडक्ट की। या दूसरा तरीका भी है, ये देखो जैसे हमने किया था, ए प्रोडक्ट का 1 लाख है, बी का 2 लाख यूनिट्स है, सी के 3 लाख यूनिट्स है। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? ए की 30 है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट और पॉइंट ऑफ सेपरेशन एक ही बात होती है। और बी का कितना 40 पर यूनिट और सी का कितना है 10 पर यूनिट। अब क्या करोगे? सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट आपकी कितनी है? इतनी, जोड़ के कितनी बन गई? 80 लाख। ठीक, बाय प्रोडक्ट आपका 5 लाख का है, तो 80 लाख में से 5 लाख माइनस कर दीजिए, एनआरवी है उसका, तो आपको 75 लाख बांटना है। 75 लाख ही बांटोगे। क्लियर? तो किस रेशियो में बांटना है? ए बी सी के पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे जो उनकी मार्केट वैल्यूज हैं उसके ऊपर बांटना है। आउटपुट ए का इतना है, बी का इतना है एंड सी का इतना है।
मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इसकी इतनी आ गई, दी हुई है, देखो मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ए की आ जाएगी, बी की आ जाएगी और सी की आ जाएगी। इनकी रेशियो में उठा के आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दीजिए, या फिर जैसे ये वाला मैंने बताया परसेंटेज निकाल लीजिए। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 75 लाख इतनी है ना, इनको बांटना है। और टोटल रेवेन्यू देख लीजिए कितना बन रहा है आपका जोड़ के, 80 लाख। मार्केट वैल्यू पॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 80 लाख ही बन रहा है ना, 80 लाख ही बन रहा है। देखो 30 लाख, 20 लाख, 80 लाख ही बन रहा है। ठीक है, क्या 80 है? अच्छा ये 80 है, 140 बन रहा है। ये आपका 140 हो गया, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? मल्टीपल फैक्टर क्या आ गया? 63.5% ये आ गया। अब आप हर एक के ऊपर ये परसेंटेज लगा दीजिए तो आपके पास सीधा ज्वाइंट कॉस्ट भी आ सकती है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। क्लियर? तो ये भी हमारा मेथड हो गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इसमें हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आ जाएगी, यानी कि चीजों को फर्दर प्रोसेस करके रेडी फॉर फाइनल सेल करेंगे, वहां पर जो मार्केट वैल्यू आएगी उसको उठा के हम लोग बांट देंगे, उसकी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये रही आपकी ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट ये रहा 10,000, 15,000 और 20,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी इतनी है, और फाइनल मार्केट वैल्यू ये है। फाइनल मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। ठीक, ये इतनी इतनी गिवन है। कैलकुलेट द शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट फॉर ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने को भी बोला है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे ए, बी और सी में। तो एक अब ए, बी, सी की फाइनल सेल वैल्यू निकालनी है आपने, उनकी रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। तो ए के 10,000 यूनिट्स है, बी के यहाँ पर 15,000 यूनिट्स है, एंड सी के आपके यहाँ पर 20,000 यूनिट्स है। ये ए का सेलिंग प्राइस है, तो टोटल ए की सेल वैल्यू आ गई इतनी, बी की सेल वैल्यू इतनी आ गई, और सी की सेल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, गिवन है, ये 20 लाख है। और शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, इनकी रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना है। जो भी आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है वो इसकी रेशियो में इस तरीके से इतनी इतनी अमाउंट आपकी ज्वाइंट कॉस्ट की आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने प्रॉफिट लॉस निकालने की बात भी कही है कि आप प्रॉफिट लॉस निकाल के भी बताइए हमें कि कितना कितना प्रॉफिट लॉस आएगा। अब देखो प्रॉफिट लॉस सिंपल है, फाइनल सेल वैल्यू मालूम है, ठीक, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट मालूम है, निकाल लिया, और ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी गिवन है फॉर ईच प्रोडक्ट, माइनस कर दीजिए, तो आपका प्रॉफिट लॉस इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एवरेज यूनिट मेथड। ये बेसिकली सेम ही है फिजिकल आउटपुट मेथड, वो और यहां पर सेम ही है। क्लियर? चलते हैं आगे, ये देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं, चलो इसको भी एग्जाम्पल को। ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 10 लाख है, और ज्वाइंट प्रोडक्ट ए, बी, सी आपके पास इतने हैं, और आपका डी बाय प्रोडक्ट है जिसके 1000 यूनिट्स हैं। आउटपुट है ए का 10,000, बी का 15,000 है, और सी का 20,000, और डी का बाय प्रोडक्ट कितना है, 1000 यूनिट्स है। एनआरवी डी की कितनी है, 50 है, और फाइनल सेल वैल्यू ए की इतनी है, बी की इतनी है, और सी की इतनी है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए की इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, और यूनिट सोल्ड ए का इतना है, बी का इतना है, और सी का इतना है। कैलकुलेट द शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट। को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे। ज्वाइंट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट के हिसाब से बांटना है। अब देख लीजिए आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी है, 10 लाख है। 10 लाख में से आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस की डी की, बाय प्रोडक्ट की आपको क्या करनी पड़ेगी, स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, आप जानते हो। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई आपकी, 10 लाख में से 50,000 आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस की, तो 9 लाख समथिंग आ गया, 9,90,000, ऐसी है ना, 9,50,000 आ गया ये आपकी। और इसको एवरेज निकाल लीजिए जोड़ के, ये आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ठीक है। और फिर ए की एवरेज कॉस्ट को, ए के यूनिट 10,000 है, इंटू एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए की ज्वाइंट कॉस्ट इतनी आ गई, बी की इतनी आ गई, और सी की इतनी आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट आपको निकालना है। जितने यूनिट बेचे हैं उतने के ऊपर ही प्रॉफिट लॉस आएगा कि सब पे आ जाएगा, जितने बेचे हैं उसी के ऊपर आएगा। तो ये आपने इतने इतने यूनिट्स बेचे हैं, ये उनकी सेल वैल्यू आ गई इतना होगी,
और फिर शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट में अब आप देखो जितने बेचे उन्हीं की ज्वाइंट कॉस्ट लेनी है आपने। आपकी 21.11 पर यूनिट की ज्वाइंट कॉस्ट है आपकी, तो आपने कितने बेचे हैं? 8,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8,000 को 21.11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,68,880 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर 12,000 यूनिट बेचे हैं, 12,000 के ऊपर भी सेम ही आएगा इंटू 21.11, जितने बेचे उन्हीं की ज्वाइंट कॉस्ट लेनी है। और यहाँ पर सी में भी आपने जितने बेचे हैं 15,000 बेचे हैं उनको भी 21.11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3,16,650 आ जाएगा। माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कहां गिवन है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी हाँ ये तो है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 1 लाख है। 1 लाख ये कितने यूनिट पे? 10,000 पे है। तो 8,000 की कितनी होगी? 8,000 की माइनस करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये 2,15,000 यूनिट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो आपको 12,000 की माइनस करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये 3,20,000 यूनिट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो हमें तो 15,000 की निकालनी पड़ेगी। तो उस तरीके से आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? एक तो ये प्रॉफिट लॉस निकालना है और साथ में आपको क्या कैलकुलेट करना था? अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी थी, ए बी सी की। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपने 10,000 बनाए थे एक, बेचे 8,000, 2,000 बच गए। 2,000 की ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए और 2,000 यूनिट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लीजिए, वो आपकी एक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। बी के बनाए थे 15,000, 15,000 में से हमने 12,000 बेच दिए, कितने बचे? 3,000। तो 3,000 की आप ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए। ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट आपको मालूम है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पता लग गई है आपको। 2,20,000 15,000 की है तो 3,000 की कितनी होगी? तो वहां से आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पता लग गई बी की। सिमिलरली सी की भी आप जितने यूनिट बचे हैं 5,000 उनकी ज्वाइंट कॉस्ट ले लीजिए और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लीजिए 5,000 यूनिट्स की, तो आपके पास उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी? चलिए ये वाला मेथड हो गया। लास्ट मेथड आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ये खर्चा, ये मेथड क्वेश्चन फॉलो करता है, बता ही देता है वैसे तो करना है कि नहीं करना। इसमें जब हम ज्वाइंट कॉस्ट में वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है और फिक्स कंपोनेंट भी होता है, तो हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, इसमें क्या होता है? हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट को तो आउटपुट की रेशियो में बांट देते हैं, यानी कि एवरेज कॉस्ट मेथड लगा देते हैं और फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट की, ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट की सेल ले लो, उसमें से जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट का वेरिएबल वाला पार्ट माइनस कर दो या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का वेरिएबल वाला पार्ट माइनस कर दो, जो भी वेरिएबल वाला पार्ट है माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। जो वो कंट्रीब्यूशन की रेशियो आएगी उसमें आपने फिक्स कॉस्ट को बांट देना। इस तरीके से हमारी ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट होगी। तो अब देखिए ये आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट है ए बी सी, यूनिट्स ए के 10,000 है, बी के 15,000 और सी के भी 15,000 है। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है, सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है। फाइनल सेल वैल्यू कितनी है? बी की इतनी है, सी की इतनी है। सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस फॉर ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। अब देखो ए का आउटपुट इतना है, बी का आउटपुट कितना है, सी का आउटपुट इतना है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट की रेशियो में बांट देगी। ये आपने आउटपुट की रेशियो में बांट दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है कि आप फिक्स कॉस्ट को बांटने के लिए क्या निकाल लो? कंट्रीब्यूशन निकाल लो। तो एक ही सेल वैल्यू है, उसमें से वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट माइनस कर दी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो आपकी वेरिएबल ही होती है, वो भी आपने माइनस कर दी, गिवन है। ये आपके पास ए का कंट्रीब्यूशन आ गया, ये आपके पास बी का कंट्रीब्यूशन आ गया और ये आपके पास किसका आ गया? सी का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये कंट्रीब्यूशन की रेशियो में आपने फिक्स कॉस्ट को बांटना है। तो इतने इतने इससे ए के इससे फिक्स कॉस्ट आ गई, सॉरी इतनी, बी की इतनी आ गई और सी की इतनी आ गई। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट ए के इससे इतनी आई और फिक्स कॉस्ट ए के इससे इतनी आई, ज्वाइंट कॉस्ट बी के इससे इतनी आ गई और वेरिएबल और इतनी फिक्स आ गई। सिमिलरली सी की भी वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ गई और फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई इतनी। क्लियर है? बांट दी। अब आपको उन्होंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो इसका मतलब जितने यूनिट थे सारे बिक गए। तो सबसे पहले क्या लोगे? सेल ले लोगे। 10,000 यूनिट्स है, बी के 15,000 यूनिट्स है, सी के 15,000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस गिवन है, फाइनल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेल वैल्यू एक ही आ जाएगी। सिमिलरली बी की सेल वैल्यू आ जाएगी और सिमिलरली
सी की भी सेल वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसमें से आप शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है, ए का माइनस कर दिया, मतलब जो भी हमने निकाला, और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करोगे। हमने ज्वाइंट कॉस्ट तीनों की निकाल रही है, और फिर ए का प्रॉफिट आ गया, बी का प्रॉफिट आ गया और सी का प्रॉफिट आ गया। तो दीज आर द मेथड्स जिससे आपने क्वेश्चन करने हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे मैंने करवा दिया था, ठीक है, सेम है वैसा, वही फिजिकल आउटपुट वाला मेथड है। इसमें इन्होंने क्या किया, इनमें आपका जो नॉर्मल लॉस है, इसमें नॉर्मल लॉस आएगा, ये देखो 200 यूनिट की वेस्टेज आएगी। इन्होंने 200 यूनिट की वेस्टेज को पहले एलोकेट कर दिया, फिर ग्रॉस आउटपुट की रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट किया है, ठीक है। आप सीधा इनकी रेशियो में भी कर सकते थे, आंसर सेम आएगा। इसमें आंसर का फर्क थोड़ा पॉइंट्स की वजह से आ रहा है, अदरवाइज आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, आपको एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड फॉलो करना है सेम। ये इतने यूनिट बनाए हैं 1000, 60,000 का आपका खर्चा आया, इतने यूनिट बनाए हैं, तो एक यूनिट के ऊपर ज्वाइंट कॉस्ट कितनी आएगी, 60। आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जितने इतने बने उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन्होंने बोला वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फॉलो करना है। अब देखिए सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू, और इसमें से अगर आप मार्जिनल कॉस्ट 4400 है, 4400 को इनकी रेशियो में बांट दीजिए, आउटपुट की रेशियो में बांट दीजिए, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ईच प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, उस कंट्रीब्यूशन की रेशियो में आपको फिक्स कॉस्ट को बांटना है। ये देखो सेल आ गया, दोनों की सेल में से इन्होंने किसकी रेशियो में, यूनिट की रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट को बांट दिया, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये कंट्रीब्यूशन की जो भी रेशियो है उसमें इन्होंने फिक्स कॉस्ट को बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट, inorganic chemical purchase salt and processes it into more refined product such as caustic soda, chlorine and PVC. In a month of July, inorganic chemical purchase salt खरीदा आपने 40,000 का, conversion cost 60,000 की, were incurred up to the split off point, यानी कि आपकी joint cost कितनी होगी, 1 लाख की होगी। At which time two sellable product were produced. Chlorine can be further processed into PVC. तो आपके पास देखो, और इनऑर्गेनिक केमिकल है, सॉल्ट खरीद रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, ये उसका ज्वाइंट प्रोसेस है जिसमें वो सॉल्ट खरीद रहा है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको मोर रिफाइंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन एंड पीवीसी। कास्टिक सोडा तो बन गया, क्लोरीन को कहते हैं फर्दर प्रोसेस भी किया जा सकता है। इन द मंथ ऑफ जुलाई उन्होंने 1 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट इनकर्ड की अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसमें 2 सेलेबल प्रोडक्ट आए, क्लोरीन, वो ऑफकोर्स कास्टिक सोडा और क्लोरीन 2 ही आए। कहते क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है पीवीसी में। जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, ये आपकी प्रोडक्शन है, इसकी इतनी हुई। अब देखो इसी को आपने फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी में कन्वर्ट कर लिया है। कास्टिक सोडे के यूनिट्स 1200 टन है और क्लोरीन के 800 टन है, और इसी को आपने फर्दर प्रोसेस करके, ये अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, या तो क्लोरीन होगा या पीवीसी होगा। अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो क्लोरीन के रूप में बिकेगा, अगर आप उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो फिर वो पीवीसी के रूप में बिकेगा। सेल क्वांटिटी आपके पास गिवन है, तो यानी कि आपने फर्दर प्रोसेस कर लिया और सेलिंग प्राइस भी गिवन है। ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000। ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है क्लोरीन की, टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन द मंथ ऑफ जुलाई। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। Inorganic chemical could have sold all its July production of chlorine at 75 per ton. ये भी कर सकते थे आप। Show how joint cost of 1 lakh would be apportioned between caustic soda and chlorine under each of the following method. कर दोगे, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन में बांट रहा है, ध्यान देना, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन में बांट रहा है, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिवन है, दोनों की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसकी रेशियो में बांट दोगे। फिजिकल यूनिट मेथड भी दोनों के बताया, 1200 800 उसमें बांट दोगे। और एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जब आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे तो पीवीसी से शुरू करोगे और फिर उसमें से सेलिंग प्राइस पीवीसी का लोगे, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 माइनस करोगे, तो जो एनआरवी आएगी ना फिर वो कास्टिक सोडे की आएगी। समझ रहे हो, इसमें ध्यान देना आपने, इसमें एनआरवी स्टार कर लो इसको। एनआरवी निकालते समय गलती मत कर देना, आप बोलोगे सर क्लोरीन का एनआरवी कैसे निकलेगा, क्लोरीन तो फाइनल बन ही नहीं रहा। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी ले रहे हो, हमें ज्वाइंट कॉस्ट को कास्टिक सोडा और क्लोरीन में बांटना है, और जो लेना है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की रेशियो लेनी है आपने।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्लोरीन की पता कैसे लगेगी? कोई बात नहीं, हम सेल वैल्यू किसकी लोगे? एक तो सिंपल कास्टिक सोडा की लोगे और दूसरा पीवीसी की लोगे। उनमें से माइनस कर, ऊपर क्लोरीन ही लिखोगे क्योंकि क्लोरीन की में ही बांटना है, उसमें से माइनस कर दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। कास्टिंग सोडे की तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है नहीं, लेकिन क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बना था, तो उसमें से 20,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनआरवी आ जाएगी। उसमें आपने बांटना 1,00,000 को, तो ये तीनों बांट दोगे, नॉर्मल केस है। कहता है कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर टू प्रोड्यूस, ये भाई साहब कहता है कि हम 800 की 800 क्लोरीन खरीद लेंगे 75 पर टन के हिसाब से, तो क्या ये करना सही रहेगा? तो आप देख लीजिए कितना बेनिफिट होगा और कितना नुकसान होगा। नुकसान तो एक हो रहा है, देखो आपका रेवेन्यू पीवीसी से कितना आया? 500 इंटू जो भी रेट है 200, ये रेवेन्यू आया। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस ना करता तो क्लोरीन को बेचता, इंटू इतना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया। अरे मैंने कास्टिक सोडे को बेचा ना, सॉरी पीवीसी को बेचा, तो ये रेवेन्यू आया। वो कह रहा है ना तुम फर्दर प्रोसेस मत करो और जो क्लोरीन बन रही है हमें दे दो 75 पर टन के हिसाब से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सिंपल कंपेयर कर लेते हैं ना। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इतना हमारा एडिशनल रेवेन्यू आया, इतना रेवेन्यू है ना, 500 इंटू 200, वो आया कि नहीं आया? इतना रेवेन्यू आया, उसमें से ये क्या माइनस कर दिया हमने? अगर हम पीवीसी ना बनाते तो क्लोरीन बेचते, तो क्लोरीन का रेवेन्यू इतना आना था, तो इतना एडिशनल रेवेन्यू आया। और एडिशनल कॉस्ट कितनी आई? 20,000 की। माइनस करके देख लीजिए, अगर गेन ज्यादा आ रहा है तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ऑफर, अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो तो ये पूछ रहा है कि आपको फर्दर पीवीसी बनाना चाहिए क्योंकि आपके पास ऑफर आ गया ना, एक लाइफ टाइम स्विमिंग पूल वाले आपसे क्लोरीन खरीदने को तैयार है, तो अगर क्लोरीन खरीदेंगे तो आप पीवीसी नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए कि आपको गेन किस में हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है पीवीसी बनाने से, वो निकाल लो। कैसे निकालोगे कि आपका जो पीवीसी का रेवेन्यू कितना है माइनस अगर हम वो क्लोरीन को बेचते हैं तो उसका रेवेन्यू कितना आता, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो ले लीजिए, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है आपकी? 20,000 ही बढ़ रही है एडिशनल कॉस्ट, तो माइनस कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव फिगर है तो हम लोग पीवीसी बनाएंगे, नहीं तो क्लोरीन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। बताओ मोलासेस क्या है? बाय प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन, मेथड ऑफ अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर, एक ही होते हैं दोनों मेथड। चेक कर लेना दोनों में से क्या लिखा हुआ है, फिजिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉर अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट ओवर ज्वाइंट प्रोडक्ट द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट वुड बी, बताओ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ, ये तो गलत है, नेट रियलाइजेबल मेथड बोल रहा है। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड एट ईच ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट, टोटल सेल वैल्यू ऑफ द ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। सी आएगा आंसर। ठीक है, सी आएगा। ये गलत लिखा हुआ आपके स्टडी मटेरियल में, ये किया हुआ है, ये रॉन्ग है। ठीक है, बी एंड सी नहीं आएगा, यही है सही, तो यही आएगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटते हैं? सेल वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, सेल वैल्यू को निकालने के लिए ये करते हैं हम लोग, बट इन्होंने सेल वैल्यू दे दी है, सेल वैल्यू ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, यही करते हैं हम लोग। तो सी इज द आंसर। बी तो सिंपल ये कह रहा है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड ऑफ ईच ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा ना करेंगे, ये तो गलत है। सी इज द आंसर। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू डिटरमिन द, यही होता है प्रॉफिट लॉस ईच प्रोडक्ट का पता चल सके। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इसलिए ताकि हर एक की कॉस्ट अलग अलग पता चल सके और हर एक का प्रॉफिट अलग अलग पता चल सके, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है। नेक्स्ट, अंडर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शनिंग ज्वाइंट कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज, बताओ। ये आएगा सी, सेल वैल्यू में से माइनस होती है तभी एनआरवी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को प्रोडक्ट, बताओ। ये होता है, बताओ ये होता है।
ये होता है। डीजल एंड प्रोडक्ट तो बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं। एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है। कर्ड एंड बटर ये भी एक ही प्रोसेस से निकलते, तो यही होंगे, ये तीनों तो एक ही प्रोसेस से निकलते हैं, ठीक है। ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी में आप ऑयल प्रोसेस कर रहे हो तो अलग अलग ऑयल है ना, ये मस्टर्ड ऑयल्स हैं, सरसों का तेल, ये सूरजमुखी का तेल है, तो दोनों अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से उगाए जाते होंगे, तो ये को प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सारे के सारे एक ही प्रोसेस से निकलते हैं। कर्ड और बटर एक ही प्रोडक्ट का एक ही दूध से निकलता है प्रोसेसिंग करने से। एडिबल ऑयल और ऑयल केक ये भी एक ही प्रोडक्ट का पास होते हैं। ये ऑयल की प्रोसेसिंग में ये जो तेल निकलता है और जो बच जाता है वो केक्स बन जाते हैं। ऑयल केक से खाने वाले नहीं होते, जानवरों के खाने वाले केक होते हैं। देखिए आपने, देखिए इनको खल बोलते हैं, इसको खल पंजाबी में, तो ये होती है वो ऑयल केक्स, जानवरों को डाली जाती है, बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और डीजल एंड पेट्रोल तो आप जानते हो जॉइंट प्रोडक्ट्स है, तो डी इज आंसर, बाय प्रोडक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट? एक एडिबल ऑयल और दूसरा ऑयल केक, तो बाय प्रोडक्ट क्या हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज व्हेन द जॉइंट प्रोडक्ट आर ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी एंड यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन? बताओ। टेक्निकल एस्टिमेट होता है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, क्लियर। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए हम टेक्निकल एस्टिमेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई मेथड नहीं होता उसमें, क्योंकि हमने मार्केट में नहीं बेचना होता। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब समझते हो, खुद की कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन में कंजम्पशन करने के लिए, तो हम लोग टेक्निकल एस्टिमेट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू को प्रोडक्ट? नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है, तो जो सही है उनको टिक मार दो, नॉट करेक्ट बताना है। को प्रोडक्ट में आल्सो हैव जॉइंट प्रोडक्ट, कॉस्टिंग फॉर को प्रोडक्ट आर डन अकॉर्डिंग टू co-product do not have any by-product. Co-product are treated as a separate cost subject for, बताइए इनमें से कौन सा गलत है? ये तो सही है। कॉस्टिंग ऑफ को-प्रोडक्ट आर डन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कॉस्टिंग, एक ही प्रोसेस से निकलते हैं वो भी, प्रोसेस करके वो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं ना। एक प्रोसेस से एक प्रोडक्ट आ गया, दूसरा है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग ही निकलती है। को-प्रोडक्ट डू नॉट हैव, ये गलत है। They can have byproducts और co-product can have joint products। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जरूरी थोड़ा है कि एक प्रोडक्ट ही निकलेगा, दो भी तो निकल सकते हैं, तीन भी तो निकल सकते हैं। अब मान लीजिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें एक्स निकला, एक्स एक को प्रोडक्ट है वाई का, तो दो अलग अलग प्रोसेस में काम हो रहा है। वाई भी एक प्रोडक्ट है, एक्स भी एक प्रोडक्ट है, दोनों को प्रोडक्ट है, और वाई के साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट भी निकल सकते हैं उसी के तरीके के, और बाय प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। तो एक्स के साथ भी ज्वाइंट प्रोडक्ट भी आ सकते हैं और बाय प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। तो ये तो कह रहा है कि भाई साहब को प्रोडक्ट डू नॉट हैव एनी बाय प्रोडक्ट, वो गलत है, क्योंकि प्रोसेस से ही निकलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट तो आ ही सकते हैं, पर को प्रोडक्ट दोनों अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से निकलते हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट तो हो ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन बाय प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, बताओ। रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो गुड यूनिट में माइनस नहीं कुछ होगा, जीरो माइनस होगा। देखो उसकी कोई आपका बाय प्रोडक्ट आया, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट में तो उसकी वैल्यू इंक्लूड है ना, लेकिन क्योंकि उसकी एनआरवी कोई नहीं है तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कुछ नहीं होएगा। तो जो भी टोटल कॉस्ट होएगी, एक बार बताओ, नॉर्मल लॉस आ गया, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कॉस्ट गुड यूनिट में बांट दी जाएगी। तो अगर आपके बाय प्रोडक्ट की कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो ऐसे केस में जो उसकी कॉस्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट बियर कर लेते हैं, जो उसकी कॉस्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट बियर करते हैं, गुड यूनिट बियर करते हैं। सपोज करो ज्वाइंट कॉस्ट आ गई 1 लाख की, और इसमें से बाय प्रोडक्ट भी आया, एनआरवी आ गई उसकी बाय प्रोडक्ट की, जो कि नील है, ये 1 लाख हो गया। इसको आप एबीसी में बांट दोगे। अब इस जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट तो इंक्लूड है, लेकिन उसका बेनिफिट कोई नहीं मिला, तो जो गुड यूनिट है उसी ने उसकी कॉस्ट को बियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या आंसर है। ऐसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट फ्रॉम ए जॉइंट मिलिंग प्रोसेस, द 2 प्रोडक्ट डेवलप आर माइन सपोर्ट एंड कमर्शियल बिल्डिंग। द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रन incur a joint cost of 1 lakh and result in 60,000 units of MS and 90,000 units of CB. Each MS sell for 2,000 per unit and each CB sell for 450 per unit. Assuming no further processing work is done after the split of point,
द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू कमर्शियल बिल्डिंग ऑन फिजिकल क्वांटिटी एलोकेशन बेसिस वुड बी, बताइए कितना आएगा? 60,000। सिंपल क्वेश्चन है, एलोकेशन ही करनी है। नेक्स्ट, के कंपनी मैन्युफैक्चर 2 हेयर केयर लोशंस, लीवी एंड सीली, out of joint process. The joint costs incurred are 6,30,000 for standard production run that generate 1,80,000 gallon of Levy and 1,20,000 gallon of Silly. Levy sell for 240 gallon and Silly sell for 390 gallon. If additional processing cost beyond the split of point 140 per gallon for Levy or 90 per gallon for Silly, the amount of joint cost of each production run allocated to Levy on a physical quantity basis. बताइए कितना? कितना आंसर आया आपका? बी आया। चलो नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल रिड्यूस बाय कॉस्ट टू कंप्लीट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अज्यूम टू बी, क्या आएगा? नेट सेल एट स्प्लिट ऑफ, यही है इनमें से गिवन ऑप्शन में से। फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट द सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल रिड्यूस बाय कॉस्ट टू कंप्लीट, वैसे तो एनआरवी है ये, ठीक है, बट एनआरवी की ऑप्शन नहीं है तो नेट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आ जाएगा इनमें से गिवन में से। क्लियर है? चलिए, तो 13 क्वेश्चन हो गए। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, स्माइल प्रोडक्ट कंपनी, स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट, 2 मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड ए बाय प्रोडक्ट, 2 मेन प्रोडक्ट है और एक बाय प्रोडक्ट है। आउट ऑफ ए ज्वाइंट प्रोसेस, एक ज्वाइंट प्रोसेस में काम हो रहा है। The ratio of output quantity to input quantity of direct material used in the joint process remain consistent on yearly basis. Company has employed the physical volume method to allocate the joint production cost to main product. उन्होंने physical volume method को follow किया है। The net realizable value of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. Detail of company's operation are given in the table below. During the month, company incurred joint production cost of 10 lakh. The main product are not marketable at split of point and therefore उसको further process करना पड़ेगा। Find out the amount of joint product cost that Smile company would allocate to the byproduct by using the physical volume method. अच्छा, इन्होंने byproduct को main product की treat कर लिया है, ठीक। Find out the amount of joint cost, product cost that Smile company would allocate to the byproduct B by using the physical volume method to allocate the joint production cost. Joint production cost आपकी कितनी होगी? 10 लाख। ये आपका फिजिकल वॉल्यूम है, ठीक, ये मंथली है। जब आपकी प्रोडक्शन मंथली है तो खर्चा भी मंथली होगा ड्यूरिंग द मंथ। तो आप इसको इसमें बांट दीजिए तो इससे आपके पास बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या किया। यही किया हुआ है, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट ये क्या किया? एक मिनट दोबारा पढ़ लेते क्वेश्चन को। स्माइल कंपनी प्रोड्यूस 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ ज्वाइंट प्रोसेस। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट क्वांटिटीज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन ज्वाइंट प्रोसेस रिमेन कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट द ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू मेन प्रोडक्ट, ठीक है। द नेट रिलाइजेबल, अच्छा सॉरी, the net realizable value of byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. तो ये मैं इग्नोर मार गया। नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे किसकी? बाय प्रोडक्ट की, और वो माइनस करेंगे आप मेन टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से। जो बचेगा उसको आप मेन प्रोडक्ट में उनके फिजिकल आउटपुट की रेशो में बांट दोगे, ठीक। डिटेल ऑफ कंपनीज ऑपरेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनकर्ड ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख हो गया। द मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल, मेन प्रोडक्ट आपका मार्केटेबल नहीं है एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड देयरफॉर हैव टू बी फर्दर प्रोसेस, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट स्माइल लिमिटेड वुड एलोकेट टू द प्रोडक्ट बी। बाय नहीं है, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है।
यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप देखो इनकी एनआरवी कितनी है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 10 लाख होगी। 10 लाख में से एनआरवी पता नहीं तो सेलिंग प्राइस पर ले लेंगे, 2,50,000 एनआरवी होगी। उसने बोला है कि बाय प्रोडक्ट की जो एनआरवी है वो ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, 7,50,000 बचा। 7,50,000 दोनों में बांट रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि बी की बताओ बस, तो बी के हिस्से में कितना आया, 7,50,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 180, ठीक है। ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी फिजिकल आउटपुट की रेशियो में। सेकंड क्वेश्चन, Sun Moon Limited produce and sell the following product. Sun Moon Limited produce and sell the following product A, B, C, D and E. ये उनके यूनिट्स हैं जो आपने सेल किए हैं। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिवन है इतना 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 इतना, और सेलिंग पॉइंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी गिवन है, ठीक है। रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी 35,90,000 है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके इतने हैं विच आर अब्जॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये आपकी टोटल क्या होगी, ज्वाइंट कॉस्ट होगी। और इनको आपने कैसे एलोकेट करना है प्रोडक्ट में, ए बी सी डी ई में कैसे करना है, कैसे करना है, एनआरबी से। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए की गिवन है, बी की गिवन है, सी की गिवन है, डी तो फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं रहा, ई की गिवन है। तो आप क्या करोगे, फाइनल सेल वैल्यू ले लोगे इस प्राइस के ऊपर ए बी सी डी ई की, डी की तो वही ले लोगे जो वो ये वाली है, और उनमें से आपने माइनस क्या करना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देनी है। जो बचेगा वो आपके पास आएगी, क्या रहेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई। डी की तो इतनी ही आएगी क्योंकि इसमें तो माइनस कुछ होगा नहीं, तो उसकी रेशियो में आपने ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देना है, ठीक। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फॉरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग नन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो आपने वर्किंग नोट में करना है ये काम। आपने क्या करना है, वर्किंग नोट में पहले एनआरवी निकाल लेनी है, और फिर आपने उस एनआरवी में क्या करना है, एनआरवी के लिए सेलिंग प्राइस ये लेना है, यूनिट्स ये लेने हैं। इसका सेलिंग प्राइस नहीं है तो 10 ही ले लेंगे, ठीक है, 10 ही लोगे। और फिर आपने एनआरवी निकाल लेना, और एनआरवी की रेशियो में आपने क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को, ज्वाइंट कॉस्ट आपके पास मालूम है, बांट लेना है। तो आपने बांट लिया। अब आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फॉरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ हिज प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस। कहते हैं कोई प्रोडक्ट भी आपका फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, तो आप सेल ले लोगे, ठीक है। किस प्राइस पे, ये सेलिंग प्राइस आ गया, माइनस क्या करोगे, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, बस माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो माइनस करेंगे नहीं ना, क्योंकि हम उनको फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे पहले पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में पूछा है स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट ए बी सी एंड ई। ऑफ कोर्स डी तो फर्दर प्रोसेस होगा ही नहीं, तो आप अगर उनको फर्दर प्रोसेस करते हो तो आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे आएगी, वही प्रोडक्ट ले लो ए बी सी एंड जो भी है डी एंड ई। सेलिंग प्राइस आप इस प्राइस पर लोगे, यूनिट आपके पास ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। उसमें से माइनस करोगे शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट जो आप ऑलरेडी वर्किंग नोट में निकाल चुके हो, और क्या माइनस करोगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ट्री बटर इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क, बटर एंड घी। इट परचेजेस प्रोसेस क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग अंटिल इट सेपरेट इनटू बटर मिल्क एंड बटर। यानी कि ये आपकी क्या हो जाएंगे, बटर मिल्क क्या होगा, बाय प्रोडक्ट होगा क्या मेन प्रोडक्ट होगा, चलो देखते हैं। आई थिंक ये फर्दर प्रोसेस होएगा, बटर मिल्क आपका मेन प्रोडक्ट ही है, ठीक है, और बटर फर्दर प्रोसेस होकर घी में कन्वर्ट होगा। चलिए, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बटर परचेज 50 किलो लीटर प्रोसेस क्रीम। ये 50 किलो लीटर इंटू 100, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। ध्यान देना किलो लीटर और ये 1000 मिलीलीटर का रेट है, तो 50 किलो लीटर ये 1 लीटर का है, तो इतना हो जाएगा 50,000 लीटर हो जाएगा ना। 50 किलो लीटर का मतलब 50,000 लीटर हो गया, 1000 मिलीलीटर का मतलब पर लीटर हो गया, पर लीटर हो गया। 50 किलो लीटर का मतलब क्या हो गया, 50,000 लीटर्स इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा मिडिल कॉस्ट। उसमें आप कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख ऐड करोगे अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो इसमें आप ऐड करोगे 1 लाख, तो आपके पास आ जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। वेयर 2 सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस, एक बटर मिल्क बनेगा, एक बटर मिलेगा। बटर कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू घी, ये दिया हुआ है। ये आपको याद है, ये वही क्वेश्चन है जैसा वो सॉल्ट को प्रोसेस करके क्लोरीन और वो बन रहा था, ठीक है, कास्टिक सोडा बन रहा था, फिर क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस के पीवीसी बन रहा था।
ऑल 20 टन ऑफ बटर मिल्क वर फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 1,20,000 टू यील्ड 16 किलोलीटर ऑफ घी. देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ बटर मिल्क, बटर और घी इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो सेम क्वेश्चन है, सेम, बस फर्क ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है. क्लियर है? हमने पहले किया हुआ है जो पीवीसी वाला है, और रिक्वायरमेंट भी चेक करो सेम है. वहाँ स्विमिंग पूल वाला था, ये हेल्दी बोन्स वाले आ गए. वहाँ लाइफ टाइम स्विमिंग पूल वाले थे ना, उनको क्लोरीन चाहिए था, कहते मत बनाओ तुम पीवीसी, हमें दे दो क्लोरीन 75 के हिसाब से. ये भी वही कह रहे हैं, हेल्दी बोन्स वाले कह रहे हैं कि हमें बटर दे दो, घी मत बनाओ. ठीक है, तो आपको उसके ऊपर करना है. सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी uses joint production process that produce 3 products at a split of point. Joint production cost during September were 8,40,000. आपकी क्या है? Joint production cost है. Production information for September was as follow. ध्यान देना, ये क्या है आपकी joint production cost है during September were 8,40,000. Product information for September given है, ये given है. इतने इतने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, इतने इतने यूनिट सोल्ड हुए. यहाँ ना आप ध्यान दिया करो, आपको यहाँ पर दो चीजें पूछ लेते हैं. वो कहते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट करो. ध्यान देना, आपने जो खर्चा लेना होता है ना इनकम स्टेटमेंट में, जितने यूनिट सेल हुए हैं उन्हीं का लेना होता है. जैसे यहाँ पर 1500 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, बेचे 2000 है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? ओपनिंग होगा, ओपनिंग होगा. 3000 बने, 6000 बेचे, यहां पर भी ओपनिंग होगा, ऐसी है ना. और यहां पर भी ओपनिंग होगा. क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ध्यान करी, तो इन चीज का आपने ध्यान रखना है कि प्रोड्यूस कितने हुए, सेल करने को कितने बोल रहे हैं. अगर प्रोड्यूस ज्यादा किए हैं तो सेल कम करने को बोला है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आएगा. तो आपने जो खर्चे लेने हैं इनकम स्टेटमेंट में, जितने बेचे हैं उतने के ही लेने हैं और बाकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चला जाएगा. हमने क्वेश्चन भी किया था एग्जाम्पल में, सेम. आइए पढ़ते हैं इसको. तो 8,40,000 आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है. प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये 8,40,000 आपने प्रोडक्शन के हिसाब से देखना है, इतने इतने आपके यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं. सेल प्राइस आपका गिवन है. अच्छा, एक मिनट पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे. यूनिट सोल्ड कम है, प्रोड्यूस कम है, सोल्ड ज्यादा है. स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ए का प्राइस है, ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिक जाएगा, और बी ए बी सी को फर्दर प्रोसेस भी किया जा सकता है. बीसी तो फर्दर प्रोसेस पर ही बिकेगा, ए स्प्लिट पॉइंट पर भी बिक सकता है और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद भी बिक सकता है. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट पॉइंट, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ जाएगी. अज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाय प्रोडक्ट. अच्छा, प्रोडक्ट सी आपका क्या है? बाय प्रोडक्ट है. एंड कंपनी अकाउंट फॉर बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज ए रिडक्शन ऑफ द ज्वाइंट कॉस्ट. तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता कर लेंगे, इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अच्छा, एक और बात, ये जो सेल्ड हुए हैं ये फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद बढ़ गए हैं, इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला नहीं है. अगर आप ये स्प्लिटर पॉइंट पे उनके इतने यूनिट थे, फर्दर प्रोसेस करोगे तो उनके यूनिट बड़े हैं 3000, मतलब क्योंकि अदरवाइज तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो यूनिट बढ़ कैसे गए? अगर स्प्लिटर पॉइंट पे कर रहे हो तो 3000 बनाएंगे, जब आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो 6000 होंगे. ऐसा लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना. और क्या तरीका है यूनिट्स के बढ़ने का? और यहाँ पर भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद ये 7500 हो जाते हैं. तो इनकी तो पहले तो सीखी हम लोग क्या निकालोगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालोगे. कैसे निकालोगे? अज्यूम आल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड. ओके, तो बी और सी को भी कहते हैं हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, और सी का आप क्या निकालोगे? एनआरवी निकालोगे. तो सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक, सेलिंग प्राइस दिस इनटू दिस माइनस 1,50,000, यानी कि 7500 इंटू 50 माइनस 1,50,000, जो भी आएगा वो सी का एनआरवी आ जाएगा. ज्वाइंट कॉस्ट जितनी भी है उसमें से सी का एनआरवी माइनस कर दीजिए. जो कॉस्ट आएगी उसको आपने कैसे बांट रहे हैं? अज्यूम दैट, अच्छा ज्वाइंट कॉस्ट एनआरवी बेसिस पे निकालनी है. अज्यूम आल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड. फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इन सितंबर इफ ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो ज्वाइंट कॉस्ट पता लगी, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 8,40,000 है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए सी का नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वो ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर एनआरवी ऑफ सी. उसको आपने ए और बी में बांटना है. ए और बी में किस रेशियो में बांटना है? उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में बांटना है. वैल्यू में एक ही बतानी है. तो आप देख लीजिए ए का फाइनल प्रोडक्ट कितने का बिका है? 2000 का. 2000 इंटू सेलिंग प्राइस 150
माइनस 1,50,000, ये आपका ए का एनआरवी आ जाएगा। बी का कैसे आएगा? 6,000 इंटू 175 माइनस 1,50,000, ये बी का एनआरवी आ जाएगा। उसको उठाइए, उनकी रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को मार दीजिए और ए की ज्वाइंट कॉस्ट बता दीजिए कितना आ रहा है। एक ही शेयर पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। RST Limited produce 3 joint product XYZ. The product are processed further. Pre-separation costs are apportioned on the basis of weight of output. RST Limited produce 3 joint product. आपके पास 3 joint product है, एक X है, एक Y है एंड एक Z है। The product are processed further. इसकी further processing होती है। Pre-separation cost for apportion, pre-separation costs are apportioned ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट, यानी कि ज्वाइंट कॉस्ट को आउटपुट की रेशियो में, यानी कि जो भी उनका आउटपुट है उसकी रेशियो में, फिजिकल आउटपुट वाला मेथड फॉलो करना है, उसमें बांटना है। प्री सेपरेशन कॉस्ट मतलब ज्वाइंट कॉस्ट। फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन पॉइंट कितना आ गया? 10,000, ये ज्वाइंट कॉस्ट आ गई। ये आपकी आउटपुट आ गई, ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई, ये सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आ गया, और एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन अगर आप उनको बेचते हो तो ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग द प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ प्री सेपरेशन कॉस्ट। तो क्या करोगे? सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट को बांटोगे, किसकी रेशियो में बांटोगे? आउटपुट की रेशियो में। यही मेथड फॉलो कर रहे हो, आउटपुट की रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट बांट दोगे। वर्किंग नोट में बांटना है क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा बोल रहा है कि आप इनकम प्रॉफिट लॉस पता करो। बांट लिया, फिर आप पहले पॉइंट पे आ जाइए। आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो आपके पास यूनिट इतने हैं, सेलिंग प्राइस आपको कौन सा लेना है? ये वाला लेना है। सेल आ गई, उसमें से माइनस क्या करना है? एक तो ये माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक आपका शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट जो आई है वो आपने माइनस कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा। सेकंड पॉइंट, एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसिडरेशन द 3 प्रोडक्ट आर टू बी फर्दर प्रोसेस और नॉट। फिर हम देख लेंगे फर्दर प्रोसेस और नॉट। अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो प्रॉफिट कितना आएगा, और अगर फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा, फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्दर प्रोसेसिंग का प्रॉफिट तो आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। अब सिमिलरली बिना फर्दर प्रोसेस किए ए बी सी का प्रॉफिट निकाल लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में ए का, बी का, सी का फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद प्रॉफिट आ गया ना। अब क्या करोगे? बिना फर्दर प्रोसेसिंग किए ए बी सी का निकाल लीजिए। कैसे करोगे? आउटपुट तो पता ही है, सेलिंग प्राइस भी पता ही है, माइनस शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट पता ही है। तो आपके पास बिना फर्दर प्रोसेसिंग किए आपके पास प्रॉफिट आ गया एबीसी का। तो आपको बताना कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। OPR Limited purchase crude vegetable oil, purchases crude vegetable oil. OPR Limited purchases crude vegetable oil. It does refining of the same. Refining भी करते हैं। The refining process result into 4 product at split off point S, P, N and A. ये आपके पास कितने प्रोडक्ट आते हैं? 4 प्रोडक्ट आते हैं, S, P, N and A. प्रोडक्ट A is fully processed at split off point. ठीक है, split off point पे ही fully process हो जाता है। प्रोडक्ट S, P, N can be individually further refined into SK, PM and NL respectively. इनको further process किया जा सकता है। The joint cost of purchasing the crude vegetable oil and processing it were 40,000, which is a portion on the basis of sale value at split off point. तो बता दिया कि 40,000 को कैसे बांटना है। Other details, ये सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है और ये सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक, चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सुटेबल सजेशन। सिंपल सी बात है। देखो इनकी सेल कितने से बढ़ गई? इंक्रीमेंटल सेल कितनी होगी फर्दर प्रोसेसिंग से? 1 लाख। और इंक्रीमेंटल खर्चा कितना आएगा? तो फायदा 40,000 का होगा फर्दर प्रोसेसिंग करने पे। कुछ बांटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बांटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड, ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सुटेबल सजेशन। क्लियर? तो यहां पर आप स्टार कर लो, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेना क्योंकि इसमें सारा कुछ बांटने की जरूरत ही नहीं है। आप बांटने बैठ जाओगे तो कैसे करोगे? सिंपल, आप ये देखो कि आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना बढ़ेगा अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो। नहीं करते हो तो सेल 20,000 की होगी, और करते हो तो 1,20,000 की होगी। तो इंक्रीमेंटल सेल कितनी होगी? 1 लाख की। इस इंक्रीमेंटल 1 लाख
की सेल को जनरेट करने के लिए 80,000 का खर्चा भी तो करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग, तो 20,000 का प्रॉफिट आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। बी को देखो, प्रॉफिट कितना बढ़ गया, सेल कितना बढ़ गया 28,000, खर्चा कितना बढ़ेगा 32,000, तो यहां तो इंक्रीमेंटल लॉस होगा फर्दर प्रोसेसिंग करने पर 4,000 का, तो इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। देन यहां पर प्रॉफिट कितना बढ़ा 20,000, सॉरी सेल 28,000 से 48,000 होगी, 20,000 की सेल बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ा 20,000 से सेल बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ा तो 16,000 का नेगेटिव, तो ये भी फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। और ये तो फर्दर प्रोसेस हो गई होगा, ये तो स्प्लिटर पॉइंट पर बिकेगा, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एस को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, पी एन एंड ए स्प्लिटर पॉइंट पर ही बेचने चाहिए। तो कैलकुलेशन ऐसे करनी है आपने, या ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने नहीं लग जाना। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। क्या कौन सा क्वेश्चन? यूनिट प्रोड्यूस पे लिया हुआ है, एक मिनट, पर एक मिनट मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये यूनिट ज्यादा कैसे हो गया। ठीक है, फिर इसको काट दीजिए, ठीक है, इस पे ही करना है, फिर इसको स्टार मार्क कर लो, ये गलती मत कर देना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो यूनिट प्रोड्यूस पे ही कैलकुलेशन करनी है, यूनिट सोल्ड को इग्नोर मारो। पर ये हो तो सकता है ना फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उनके यूनिट बढ़ जाए, या तो बताए कि ओपनिंग स्टॉक कैसा है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, जस्ट कि आप गलती ना कर दो। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 23 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से छोटा 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। हो सकता है एक आधा हो बीच में, बट ज्यादा छोटे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट ABC फ्रॉम ए ज्वाइंट प्रोसेस। Product B is sold at splitter point where product A and C are sold after further processing। ठीक है, A को splitter point पर बेच देंगे, B और B को splitter point पर बेचेंगे and A C को further process करेंगे। 10% of the quantity of product A is lost in further processing। 10% लॉस हो जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के ऊपर। अगर आप B को तो आपने बोला स्प्लिटर पॉइंट पर बेच दो, A और C की फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। जब A और C की फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो 10% of the quantity of product A is lost in further processing. Data regarding this product for the year ending 31st March 2023 are as follow. Number of unit produced and sold। एक मिनट, ये जीरो का फर्क है देखना, कुछ मिसिंग है इसमें। ये 6 है यहां पर और यहां पर 12 है, और A का यहां पर भी कुछ होगा, B का होगा ना, यहां पर 6 आएगा। ठीक है जी, चलिए डाटा रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आर एज फॉलो। A, B एंड C गिवन है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 3,60,000, 2,10,000, 4,50,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिटर पॉइंट, इसका नहीं है, ये तो बिकेगा नहीं स्प्लिटर पॉइंट पे। B बिकेगा 6 पर यूनिट के हिसाब से, और C का भी गिवन नहीं है, मतलब वो भी नहीं बिकेगा। सेलिंग प्राइस A फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो 9.5 का बिकेगा, और B की तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी नहीं,
तो सी की फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो वही 12 रुपीज का बिकेगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी गिवन है, द ज्वाइंट कॉस्ट 57,60,000। अब यहां पर इन्होंने बताया नहीं अभी तक, तो ये रहा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉलो करना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपके पास गिवन है। एनआरवी निकल जाएगा, सबका सेलिंग प्राइस पता है, ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तो ए का नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगा, बी का तो जो गिवन है वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू उतनी है क्योंकि उसकी तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी नहीं। सी का कैसे करोगे, 4,50,000 इंटू 12 माइनस 10,40,000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों का एनआरवी आ जाएगा और उसकी रेशियो में आप ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दोगे। तो आपको पहले केस में तो बांटना ही है। सेकंड केस में, अज्यूमिंग XYZ Limited had received an offer from D Limited to purchase product A at a split off point, तो वही कह रहा है कि ए को वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे खरीदने को तैयार है। एंड अनदर कंपनी PQR Limited has offered to purchase product C at split off point at 9 per unit। तो आपको बताना है कि क्या आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देख लो इंक्रीमेंटल गेन कितना होगा, कितना होगा। अगर आप ए को फर्दर प्रोसेस करते हो तो 9.5 का बिक रहा है, अगर उसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे तो कितने का बिक रहा है, 7 का बिक रहा है। तो गेन आपकी सेविंग हो जाएगी 8,60,000 की, है कि खर्चा नहीं करना पड़ेगा, 8,60,000 की सेविंग होगी। अगर आप उसको, अगर XYZ लिमिटेड का डी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, 8,60,000 बच गया। खर्चा क्या होगा, नुकसान क्या हुआ, 9.5 का बिक रहा था, अब 7 का बिकेगा तो 2.5 रुपए का नुकसान हो गया पर यूनिट। यूनिट कितने हैं, 3 लाख। इतने का गेन होगा, इतने का नुकसान होगा। तो बताओ जरा, नेट गेन हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। यूनिट, अच्छा यूनिट्स कम हो रहे हैं, अच्छा 10% का, सॉरी यहां पे एक 10% एक ही फर्दर प्रोसेस होने पे कम हो जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे करना पड़ेगा, फिर यूनिट्स भी तो लॉस हो रहे हैं। अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो यूनिट बिकेंगे मेरे 2.5 इंटू 3,60,000 का 90%, इतने यूनिट बिकेंगे। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो 3,60,000, सॉरी ये 9.5 आएगा इंटू 7। ये आपको गेन लॉस पता चल जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग करने पर होगा कितना होगा। देखो अगर आप एक को फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बच गई, लेकिन आपका रेवेन्यू में नुकसान होगा क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद रेवेन्यू ज्यादा होगा। फर्दर प्रोसेस करने पर इतना रेवेन्यू आएगा और अब आपका रेवेन्यू आ रहा है इतना, तो इतना नुकसान रेवेन्यू में होगा, इतनी कॉस्ट में सेविंग होगी। तो देख लीजिए, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। सिमिलरली आप सी का निकाल लीजिए, ठीक है, क्लियर है। इसको भी स्टार कर लेना। क्वेश्चन नंबर, देखो वही है सेम, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इन्होंने अलग अलग करके निकाला है और हमने सीधा इंक्रीमेंटल निकाल लिया। अच्छा ये किया हुआ है, इतना ही है हमारा ना। इन्होंने अलग तरीके से किया, हमने अलग तरीके से कर दिया। क्लियर है, चलें आगे। और सेकंड पॉइंट तो नहीं, एक ही है ना, बस ठीक है। पहला पॉइंट तो नॉर्मल ही है, सेकंड पॉइंट second question, Milli Limited in manufacturing company produces 2 main product and byproduct out of a joint process. The ratio of output, ये तो वैसे ही क्वेश्चन था नहीं जैसे पीछे पढ़ के आए हैं। The ratio of output quantities to input quantities of direct material used in the joint process remain consistent on yearly basis. Company has employed the physical volume method to allocate joint production cost to the main product. The net realizable value of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. During the month, company incurred a joint production cost of 15 lakh. The main product are not marketable at split off point and therefore have to be further processed. Detail of the company's operation are given below. Find out, ये किया हुआ है ऊपर, would allocate to product R, ये हमने किया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है।
एमटीबी मार्च 22 का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल जैसा क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन नंबर 3, RST Limited produce 3 joint product X, Y and Z. The product are processed further. Pre-separation costs are apportioned on the basis of weight of output of each joint product. The following data are provided for the month of April 2022. ये कॉस्ट ये भी हमने किया ऊपर, ठीक है, आउटपुट दिया हुआ है और कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन पॉइंट गिवन है। सेलिंग प्राइस ये भी हमने किया सेम, सेलिंग प्राइस पर लीटर दिया हुआ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और एट प्री सेपरेशन पॉइंट एस्टिमेशन दिया हुआ है और प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग द प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड। सेम वही किया हुआ है जो हमने ऊपर स्टडी मटेरियल में पढ़ के आए ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, आंसर द फॉलोइंग। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट घी एंड क्रीम फ्रॉम ए सिंगल प्रोसेस। द ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ गिवन है, ये वाली, इसमें ये वेरिएबल है और ये फिक्स है आपकी, ठीक है। और घी सेल 200 लीटर हुई है इस प्राइस के ऊपर और क्रीम की सेल हुई है 240 लीटर इस प्राइस के ऊपर। आपको ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। फिजिकल क्वांटिटी तो पता ही है, ये री और ये री, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट को बांटिए और फिजिकल क्वांटिटी की रेशो में बांट दीजिए। और दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको तो कंट्रीब्यूशन की आउटपुट की रेशो में बांट देंगे और फिर हम निकालेंगे क्या, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालोगे, सेल प्राइस दोनों का ले लीजिए, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास, कंट्रीब्यूशन आएगा, उसकी रेशो में फिक्स कॉस्ट बांट दीजिए। तो इस तरीके से आप ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दोगे, ठीक है। फिर आपने दोनों केस में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आपके पास सेलिंग प्राइस दोनों में पता है, दोनों मेथड में आपको शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट पता लगी तो आप माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, Borea Chemical Limited buy a particular raw material at 8 per liter at the end of the processing in department 1. This raw material split into products X, Y and Z. Product Z is sold at split off point with no further processing. Product Y and Z require further processing before they can be sold. Product Y is processed in department 2 and product Z is processed in department 3. अब देखो कहते हैं X को तो split off point पे बना देंगे, Y और Z की फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, X, Y और Z को। Z में X तो कहते हैं बिना फर्दर प्रोसेसिंग के बेच दोगे, Y और Z को आप क्या करोगे, फर्दर प्रोसेस करोगे। जब आप Y को फर्दर प्रोसेस करोगे तो डिपार्टमेंट 2 में होगा, ठीक है, और Z को फर्दर प्रोसेस करोगे तो डिपार्टमेंट 3 में होगा। नॉर्मल है। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर 2019-20। ये आपके पास डिपार्टमेंट, ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है, ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है डिपार्टमेंट 1 की। ये डिपार्टमेंट 2 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और ये डिपार्टमेंट 3 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। सेल गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और सेल प्राइस पर लीटर गिवन है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑल फिनिश्ड इन्वेंट्री इन लीटर आर कंप्लीटेड। कोई WIP नहीं है एज टू प्रोसेसिंग। द कंपनी यूजेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ऑफ एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट। शेड्यूल शोइंग एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये है ना, सेलिंग प्राइस नहीं लेना हमने, इनको जोड़ के करना है। सेलिंग प्राइस नहीं लेना हमने, जब एलोकेशन करनी है तो प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेशन करनी है। ज्वाइंट कॉस्ट यूनिट प्रोड्यूस में एलोकेट होती है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसको देखना है, गलती करने के पूरे चांस हैं आपके कि आप जो ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करोगे वो यूनिट प्रोड्यूस में एलोकेट करोगे, सेल में नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़िए, ठीक है, और इधर तो वाई है पूरा और इधर को भी जोड़िए, दोनों की सेल प्राइस ले लीजिए तीनों की, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्स की तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, वाई की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये रही और जेड की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, NRV आ जाएगा। उस NRV में आप इसको बांट दीजिए तो एक्स की, वाई की और जेड की आपके पास ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो सिंपल सी बात है, निकल जाएगी। टोटल कॉस्ट पता लगी। अब पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं ABC की। ए की कॉस्ट में शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा, नॉट ABC, XYZ, सॉरी XYZ की शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट जितनी है
प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर लीजिए, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, जितने यूनिट बेचे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, और जितने नहीं बिके हैं वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ईच प्रोडक्ट का, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन इन्वेंट्री निकालना। कैसे निकालोगे? 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनवरी 21 में आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, कोविड के दौरान जनवरी में एग्जाम हुआ था, नवंबर में नहीं एग्जाम हुआ था, जनवरी में हुआ था 21 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो एक्स वाई जेड ले लीजिए, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट तीनों की पता लग गई, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, एक्स की तो होगी नहीं, वाई जेड की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है, जोड़ लीजिए, टोटल जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो एक्स की कॉस्ट पर यूनिट आएगी, वाई की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और जेड की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जितने यूनिट बेचे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। जितने यूनिट नहीं बेचे हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, सेल प्राइस पता लगी, जितने जितने यूनिट बेचे हैं उनको उठा लो, सेल वैल्यू ले लीजिए, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने स्टेप सेकंड में कैलकुलेट किया वो माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या करना है? सेल पता है आपको, एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है और जेड की कितनी है, जितने यूनिट बेचे हैं आपने उतने ही लेने हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए, तो आपके पास देखोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये तो पहले पढ़ा हुआ हमने क्वेश्चन, सेम है वही, ए प्रोडक्ट फुली प्रोसेस्ड हो गया और इनको हमने फर्दर प्रोसेस करके एस के पीएम, सेम क्वेश्चन आई थिंक एनएल में हमने कर दिया। जुलाई 21 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को, आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन है। ए कंपनी प्रोड्यूसेस 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स A and B from same basic material, ठीक है। The processing is completed in 3 department, ठीक है। Material are mixed in department 1. At the end of this process, A and B get separated. Material 1, department 1 में आपका material mix होता है और department 1 के end पर A और B separate हो जाते हैं, ठीक है। After separation, A is completed in department 2. A की further processing department 2 में होती है और B की further processing department 3 में होती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए पीरियड 4 लाख केजी ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1 एट टोटल कॉस्ट ऑफ 17,50,000। तो इसका मतलब ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट होगी, फिलहाल तो यही लग रही है ज्वाइंट कॉस्ट है। कहते हैं इसमें आपके पास 2 प्रोडक्ट आए, 50% बन गया ए एंड 40% बन गया बी एंड 10% नॉर्मली लॉस। इसका मतलब ये हो गया, यहां 1 लाख यूनिट थे, 1 लाख ही थे ना, 4 लाख, सॉरी 4 लाख केजी, ठीक है। इसकी ज्वाइंट कॉस्ट आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करना 4 लाख, सॉरी ठीक है, कॉस्ट 17,50,000, ये आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। ए बी 50% 40%, यानी कि 2 लाख केजी ये हो गया और 160 हो गया, बाकी लॉस हो गया, ठीक है, बाकी लॉस हो गया, ठीक है, ओके। इन डिपार्टमेंट 2, 1/5 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 इज लॉस इन प्रोसेसिंग। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी डिपार्टमेंट 1 में, और फिर इसमें से जो 1/5 लॉस हो गया ये निकल के आएगा 1,60,000 केजी, ये डिपार्टमेंट 1 से निकल के आएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 से 1,60,000, ऐसी है ना, चेक कर लो। इन डिपार्टमेंट 2 में ना, 2 में फर्दर प्रोसेसिंग, तो 1/5 इसका करिए 40,000, एक ही आएगा डिपार्टमेंट 2 में। अच्छा, ये जो है डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेस हो रहा है, हाँ ए डिपार्टमेंट 2 में हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट 2 में, और 1/5 वहां पे लॉस हो गया,
1,60,000 kg आपके पास ये आया, और यहां पर फर्दर प्रोसेसिंग हुई डिपार्टमेंट 3 में, तो कितनी हुई इन डिपार्टमेंट 3? अच्छा, यहां पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी गिवन है, कितनी है? 2,60,000। 2,60,000 आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन डिपार्टमेंट 3 फर्दर न्यू मटेरियल इज एडेड टू द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एंड वेट मिक्स इज डबल, देयर इज नो क्वांटिटी लॉस इन डिपार्टमेंट 3, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई 3 लाख। यहां पर आ गया 3 लाख, और आपका जो आउटपुट आया वो 3,20,000 kg आया, ठीक है, यही बन गया। चलिए, डिटेल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द सेट पीरियड, ए के 1,50,000 kg आपने बेचा, बी का 3 लाख kg बेचा, सेलिंग प्राइस ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का ही दिया होगा। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक, इफ दिस प्रोडक्ट सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी वुड बी 8 और 4, अगर आप उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचते तो 8 और 4 रुपए में ये बिक जाता, ठीक है। अभी वो 10 और 4 रुपए में बिक रहा है, ओके, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्चमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट इन द प्रपोर्शन ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है आपकी? 17,50,000 ज्वाइंट कॉस्ट है, इसको बांटना कैसे है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, पता लग गई कितनी? 2 लाख इंटू 8 और 1,60,000 इंटू 4, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो वही होंगे, मल्टीप्लाई करके जो रेशियो आएगी उसमें बांट लीजिए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली। ए बी कॉलम बन गया, ए और बी, शेयरिंग ज्वाइंट कॉस्ट पता लग गई, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग बताना है, ज्वाइंट कॉस्ट बता दिया ए और बी की, प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए और बी की बता दी, और फिर कर लिया उसको टोटल, तो तीनों एलिमेंट आगे आपको कॉस्ट पर केजी बताना है। तो आपके पास आउटपुट देखो कितना है, ए का टोटल आउटपुट कितना है? 1,60,000 kg, डिवाइड कर दीजिए, और बी का आउटपुट कितना है? 3,20,000 फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद, उसे डिवाइड कर लीजिए तो कॉस्ट पर केजी आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा बताऊं, देखो आपको कॉस्ट पर केजी बताना है, इंडिकेटिंग आपको क्या क्या इंडिकेट करना है, उसमें आपको ज्वाइंट कॉस्ट बतानी है, आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट बतानी है, और आपको टोटल कॉस्ट सेपरेटली बतानी है। तो ए बी सी लिख, ए और बी आया, शेयरिंग ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग अलग, टोटल आ गया, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या बताना है, और कॉस्ट का कॉलम पर यूनिट का भी साथ साथ बना लेना, क्योंकि पर यूनिट आपको तीनों चीजें बतानी है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करोगे? कितने यूनिट्स हैं? 1,60,000 इसके हैं और 3,20,000 इसके, डिवाइड कर दीजिए तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा तीनों का, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, या बनाया होगा इन्होंने, मैं दिखा देता हूं। ये पर केजी ले लिया, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये पर केजी ले लिया, और फिर ये जोड़ के टोटल निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ए का ये ए हो गया, ये बी हो गया, टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे कॉलम भी बना के कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, शेयर इन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल पर यूनिट, ठीक है। और याद रखना डिवाइड आपने किससे करना है? फाइनल से ही करना है, क्योंकि आप फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। आपने 2 लाख से नहीं डिवाइड कर देना ज्वाइंट कॉस्ट को, इसी से डिवाइड करना। नेक्स्ट, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सेल प्राइस तो पता लग गई आपको, ठीक है, और आपको कॉस्ट पर यूनिट भी पता है, जितने यूनिट बेचे उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अरे सेल तो पता ही है ना, 1,50,000 और 3 लाख इंटू 10, सेलिंग प्राइस एक आ गया, और इंटू 4, 3 लाख इंटू 4, बी का सेलिंग प्राइस आ गया, उसमें से माइनस क्या करोगे? कॉस्ट पर यूनिट, पता ही है कॉस्ट पर यूनिट, जितने यूनिट बेचे हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दीजिए तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा।
On the basis of profit before and after further processing product A and B, give your comment that product should be further processed or not. अब चेक कर लीजिए, अगर हम फर्दर प्रोसेस ना करते तो प्रॉफिट ए का और बी का कितना आता, कैसे आते, सेलिंग प्राइस आते, कितना आता, बताओ ये कैसे करोगे, बताओ। देखो अगर हम सेल वैल्यू बिफोर शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, यह क्या प्रॉफिट, और इधर इन्होंने प्रॉफिट सीधा ही निकाल रखा है। अगर मैं ना बेचता तो सेल वैल्यू कितनी आती, 16 लाख आती। 16 लाख कैसे आती, दो लाख इन्होंने बेचता, ठीक है, 2 लाख बेचता, ठीक है, तो कितनी आती, 16 लाख ही आनी थी, कहां गया, ठीक है। शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता। और अगर मैं, ये गलत कंपैरिजन नहीं हो रहा, अच्छा ये प्रॉफिट तो इन्होंने 1.5 लाख का निकाल रखा है, 160 का नहीं निकलना चाहिए था, बेचे 1.5 लाख है, कंपैरिजन आप 2 लाख के साथ कर रहे हो, 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट सही कैसे आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी सही कैसे आएगी आपकी, आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ए जब आप बिफोर फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो आप कह रहे हो 2 लाख के 2 लाख बेच के प्रॉफिट निकाल लिया। अगर हम फर्दर प्रोसेस ना करते 2 लाख बेचते, 2 लाख के 2 लाख पे 3-3.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और अगर हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो 1,60,000 बन रहे हैं, प्रॉफिट हम 1.5 लाख का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो गलत कंपैरिजन है ना। प्रॉफिट भी तो फिर 1,60,000 का ही होना चाहिए था। सिमिलरली आप चेक करो, अगर बी की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते तो सेल कितने की आती, 1,60,000 की, तो 1,60,000 के ऊपर प्रॉफिट कितना आता, इतना आता। अगर हम बी की फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो 3,20,000 यूनिट बन रहे हैं, तो 3,20,000 का प्रॉफिट कंपेयर करना चाहिए था, इन्होंने कितने का किया है, एक मिनट रे आप, रुको, सेल कितने की ली है, ठीक, सेल ली है, सेल इतने की ली है, और कॉस्ट पूरी ले ली होगी यहां पर, एक मिनट, तो मैं कख नहीं पता चलता, ये 15 लाख की सेल होगी और ये 12 लाख की सेल होगी, और क्लोजिंग स्टॉक फुल कॉस्ट पे लिया है, बताओ, तो गलत है ना, ओ भाई गलत है, पूरे पे लेना चाहिए। वो तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वो तो कॉस्ट माइनस कर दी इन्होंने पूरी लेके, शेयर इन ज्वाइंट को 12.5 लाख, हाँ पूरी पे निकाला हुआ है, देखो गलत किया हुआ है। गलती पता लगी क्या है, तो आपने गलत नहीं करना पेपर में, इसको सही करके आना है। आपने जब ये प्रॉफिट निकालना है ना, ये वाला, तो ये आपने टोटल पे निकालना है, किस पे निकालना है, ये आपने 1,60,000 पे कैलकुलेशन करनी है, और इसकी प्रॉफिट की आपने 3,20,000 kg पे निकालनी है प्रॉफिट, तो सही पता चलेगा। ये अधूरी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि आप यहां तो पूरे ले रहे हो कि अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे तो आप 2 लाख यूनिट बना रहे हो, ठीक है, 2 लाख बनेगा, उस पर प्रॉफिट आएगा, और अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आपके कितने बनेंगे, 1,60,000, तो 1,60,000 का प्रॉफिट निकाल के कंपेयर करो ना, इन्होंने 1,50,000 का निकाल रखा है। सिमिलरली जब आप बी प्रोडक्ट को बनाते हो तो बी प्रोडक्ट में भी यही करना है, बी प्रोडक्ट में आप अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते तो 1,60,000 बनता, उसका प्रॉफिट लेते, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग कर लिया तो आपके पास 3,20,000 का बना, तो 3,20,000 का प्रॉफिट निकालना चाहिए। इन्होंने 3 लाख के प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन की है, ठीक है। इस टेबल को एक बार चेक कर लेना, जो मैंने बताया वैसे करना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। जेपी लिमिटेड यूजेस, हाँ पहले भी किया हुआ ना स्टडी मटेरियल का, आरटीपी नवंबर 22 सेम है।
आइए ये भी किया, पहले क्वेश्चन देखना जरा। हाँ ये भी सेम है, वही वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सेम ये वाला। अच्छा क्लोज इन्वेंट्री दे रखी है, ठीक है, यही वाला ना, यही कह रहे हो। बुक में फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम है, मतलब किया हुआ है, ठीक। टेंथ क्वेश्चन ये भी सेम है। ए कंपनी प्रोसेसेस रॉ मटेरियल इन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट 1 2 वही आ गया, पढ़ते हैं इसको, चलो पढ़ लेते हैं। A company processes a raw material in its department 1 to produce a 3 product A, B and X at a same split of space, तीनों बन के आ जाते हैं। During a period 1,80,000 kg of raw material were processed in department 1, total cost आ गई 12,88,000। रिजल्टेंट आउटपुट आ गया A, B और X का, A आ गया 18,000 kg, B आ गया 10,000 और X आपका आ गया 54,000 kg रिस्पेक्टिवली। A and B were further processed in department 2 at a cost of 1,80,000। अच्छा डिपार्टमेंट 2 में ए की फर्दर प्रोसेसिंग होती है 1,80,000 से और बी की फर्दर प्रोसेसिंग होती है 1,50,000 से। एक्स वॉज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 3 फॉर 1,08,000, यानी कि ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है और एक्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतनी है। देयर इज नो वेस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग, द डिटेल ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वर एज अंडर। क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है, सेल वैल्यू दे रखी है। अब आप देखो 18,000 में से 17,000 बिक गया तो 1,000 इसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके 10,000 यूनिट बने थे तो 5,000 बेचे, 5 ही है ना, 5 बेचे तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है इसका भी। इधर 54,000 या 44,000 बिका तो इसका भी आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ये इनकी सेल वैल्यू है। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक इफ दिस प्रोडक्ट वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी एंड एक्स वुड हैव बीन गिवन है पर पेयर स्टेटमेंट, और जिससे आप ज्वाइंट कॉस्ट को पोर्शन करोगे। अब ध्यान दो इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि किससे आप एलोकेट करोगे, तो एनआरवी निकाल के कर लेते हैं। इन्होंने कैसे किया हुआ है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बांट दिया, और आप इसे एनआरवी से भी बांट सकते हो, क्वेश्चन नहीं बता रहा है, ठीक नहीं। पहले ही तो क्वेश्चन आया जिसमें इन्होंने नहीं बताया अभी तक, तो आप इस ध्यान रखना, इन्होंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बांटा है, तो आप भी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बांट लेना, ध्यान रखना इस चीज को। गिवन नहीं है ऐसा क्वेश्चन आया तो अभी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बांट लेना उसको, ठीक है, बांट लिया। बाकी तो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट एंड फर्दर कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली, वही आ जाएगा। आप 3 प्रोडक्ट बनाओगे, उनमें शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट ले लोगे, प्लस उसमें आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड कर दोगे, फिर टोटल कर लोगे, तीनों को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आपको तीनों का बताना है, ठीक है। वो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आपको सेल पता लग गया और टोटल का कॉलम भी बनाना है, ए की सेल ए का कॉलम, बी का कॉलम और एक्स का कॉलम और फिर टोटल का कॉलम। टोटल सेल ले लीजिए माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आपको एक्स की पता लगी, ए की पता लगी और बी की पता लगी, तो जितने यूनिट बेचे हैं उनसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, उसे टोटल कॉस्ट आ जाएगी और माइनस करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेट विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी और ऑल ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस और नॉट, तो वैसे निकालना है, गेन और लॉस निकाल लेना। फर्दर प्रोसेसिंग के प्रॉफिट तो पता लग ही गए हैं कि कितने कितने हुए हैं, नहीं फर्दर प्रोसेसिंग करने पर प्रॉफिट कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज यहां पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये देखो ये इन्होंने बड़ा स्मार्टली काम किया, पर यूनिट निकाल दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट स्प्लिट अप पॉइंट पर इतना है और फर्दर प्रोसेसिंग पे इतना, 22 रुपये का गेन होगा। एडिशनल कॉस्ट 10 रुपये पड़ेंगे, 12 रुपये का फायदा फर्दर प्रोसेसिंग करने से। यहाँ 5 रुपये का नुकसान है फर्दर प्रोसेसिंग करने से, या 6 रुपये का फायदा फर्दर प्रोसेसिंग करने से, सीधा पर यूनिट निकाल दिया। तो अगर आप यूनिट भी लेते हो टोटल भी चलता है ना, ये तुरंत जितने बेचे उसे भी निकाल दोगे, ठीक है। तो इन्होंने पर यूनिट निकाल के देख लिया कि पर यूनिट किस में पैदा हो रहा है। आप 50 का सेलिंग प्राइस होगा अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करोगे, फर्दर प्रोसेस करोगे तो 72 का सेलिंग प्राइस होएगा, 22 का एडिशनल सेलिंग प्राइस आएगा
और ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एडिशनल आएगी, तो आपको 12 रुपए का फायदा, यहाँ पे 5 रुपए का नुकसान, और एक्स में 6 रुपए का फायदा। यानी कि हमें ए और एक्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। पर यूनिट निकाल लिया है, ठीक है। इसको भी स्टार करो। नेक्स्ट, a factory producing article A also produce a byproduct B which is further processed into finished product, ठीक है। The joint cost of manufacturing is given, ये A बना रहे हैं और बाय प्रोडक्ट है, ये दोनों की आ गई। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ये हमने किया हुआ क्वेश्चन पहले बुक में है, 10,000 हो गया। स्टडी मटेरियल में नहीं है ना ये क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इन रुपीज आर गिवन बिलो, ए की गिवन है, बी की गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, एस्टिमेट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस गिवन है, अज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रपोर्शन ऑफ सेल प्राइस, अज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रपोर्शन ऑफ सेल प्राइस, शो हाउ यू वुड अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। इसको भी स्टार कर लीजिए, हमने किया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ठीक है। इसको भी करना प्लीज क्वेश्चन को, ये हमने किया हुआ है सेम। ये वही वाला क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बुक में किया हुआ है सेम। आरटीपी नवंबर 23 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, बुक में किया हुआ क्वेश्चन, ये वही है, कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बुक में किया हुआ है, देख लें, एक बार पढ़ लेते हैं। इसको भी स्टार कर लो, इसको भी बुक से आप देखना एक बार, ठीक है, हमने किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो आपने जो मैंने आपको रिवाइज कराया, साथ में जो क्वेश्चन हाईलाइट किए, प्लीज उसको एक बार हाथ से करके जरूर देख लेना। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो मुश्किल वाले पॉइंट ही हैं। आपको पता होंगे अगर ये वाला पॉइंट आया तो आपको कैसे ट्रीटमेंट करना, पेपर में आपको इजी रहेगा। देखो पेपर में सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन एक आधा ही मुश्किल होता है, तो पता नहीं कौन से चैप्टर से आ जाएगा वो। तो आपको मुश्किल, हर चैप्टर के मुश्किल वाले क्वेश्चन एक बार हाथ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ही आप कर पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।